बीते बुधवार को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से एक बहुत दुखद घटना सामने आई। दंतेवाड़ा के अरनपुर इलाके में नक्सलियों ने आईईडी का इस्तेमाल करके डीआरजी के जवानों की गाड़ी उड़ा दी और इस हमले में 10 जवान शहीद हो गए। इस हमले में गाड़ी के ड्राइवर की भी मौत हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अनुसार नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर जवान सर्चिंग के लिए निकले थे। इसी दौरान नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया। इसकी चपेट में जवानों का वाहन भी आ गया। ये कोई पहला इतना खतरनाक नक्सली हमला नहीं है। इससे पहले भी कई बार नक्सलियों के हमले में हमारे जवान शहीद हुए हैं। अभी प्रश्न तो ये उठता है कि आखिर ये नक्सली हैं कौन, ये चाहते क्या हैं, क्यों ये बार बार हमारे जवानों पर हमला करते हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए श्राप बने हुए इन नक्सलियों पर सरकार कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करती। आज के नक्सलियों को समझने के लिए इनके इतिहास के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। कब इन नक्सलियों ने देश में अपने पैर पसारने शुरू किए और इसके पीछे की वजह क्या थी। आइए शुरुआत करते हैं नक्सलियों के इतिहास से। नक्सलवाद का इतिहास। साल 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के गांव में नक्सलबाड़ी से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने एक आंदोलन की शुरुआत की थी। इसलिए यह आंदोलन नक्सलवादी आंदोलन के रूप में चर्चित हो गया। इस आंदोलन में शामिल लोगों को नक्सली कहा जाता है, तो वहीं इस आंदोलन में शामिल लोगों को कभी कभी माओवादी भी कहते हैं। उन्हें माओवादी इसलिए भी कहते हैं क्योंकि भारत में नक्सलवाद की शुरुआत करने वाला कम्युनिस्ट नेता चारू मजूमदार चीनी राष्ट्रपति माओ जेडोंग का बहुत बड़ा प्रशंसक था। मजूमदार सोचता था कि भारतीय मजदूरों और किसानों की दुर्दशा के लिए सरकारी नीतियां जिम्मेदार हैं। दरअसल साल 1947 यानी कि आजादी के बाद सरकार द्वारा भूमि को सुधारने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये पूरी तरह से कामयाब नहीं रही। नक्सलबाड़ी किसानों पर जमींदारों का अत्याचार बढ़ता चला गया और इसी के मद्देनजर किसान और जमींदारों के बीच जमीन विवाद पैदा हो गया। 1967 में कम्युनिस्टों ने अपने नेता चारू मजूमदार की अगुवाई में सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत की और ये अभी तक जारी है। जब भारत में नक्सलवाद पनप रहा था तब सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। कम्युनिस्ट नेता गांव के गरीब लोगों को माओवादी बना रहे थे, उन्हें सत्ता के खिलाफ बंदूक उठाने के लिए प्रेरित कर रहे थे और खुद तमाशा देख रहे थे। भारत का संविधान ही कुछ ऐसा है कि जो कम्युनिस्ट विचारधारा वाली सरकार कायम करने की इजाजत देता है। कम्युनिस्ट बुरा नहीं है, लेकिन भारत में वो कम्युनिज्म नहीं है जिसकी बातें कार्ल मार्क्स और माओ जेडोंग करते थे। शुरुआत में तो पुलिस ने माओवादी को कुचलने की कोशिश की, मगर कुछ दशक के बाद ये किसी वायरस की तरह देश के अलग अलग राज्यों में फैल गया। ऐसे राज्य जहाँ गरीबों और जंगल में रहने वाले आदिवासियों की संख्या ज्यादा थी, जैसे कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। आइए जान लेते हैं कि ऐसे कौन से कारण रहे जिसकी वजह से भारत जैसे देश में नक्सलवाद ने पैर पसार लिए। जंगलों का कुप्रबंधन। भारत में ब्रिटिश काल के दौरान जंगलों को लेकर कई तरह के कानून बनाए गए थे। इन कानूनों के तहत जंगल ब्रिटिश सरकारी एकाधिकार यानी कि मोनोपोली हो गई थी। मोनोपोली की वजह से अब जंगलों में साहूकारों का दखल भी हो चुका था और यहाँ सदियों से रह रहे आदिवासी लोगों की आजादी पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए थे। अब वो अपनी मर्जी से जंगलों से अपने और पालतू जानवरों के लिए खाने के लिए चुनबिन भी नहीं सकते थे। ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक स्तर पर आदिवासियों के ऊपर अत्याचार बहुत बढ़ गया था। इस कारण की वजह से आदिवासियों के दिल में शासन और प्रशासन के खिलाफ गुस्सा भर गया और धीरे धीरे ये गुस्सा भयंकर होता रहा। आदिवासियों के लिए विफल योजनाएं। आजादी के बाद भी आदिवासियों की समस्या कम नहीं हुई। देश की तरक्की के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए जा रहे थे और ये प्रोजेक्ट जंगलों को काट कर लगाए जा रहे थे। इसकी वजह से आदिवासियों को अपनी जगह से हटना था, लेकिन उनके लिए रहने और जीने के लिए जो प्रबंध होने चाहिए थे वो नहीं हुए। उन्हें खाने पीने की चीजें इकट्ठा करने के लिए अभी भी संघर्ष करने पड़ रहे थे। ये भी एक कारण है कि नक्सलवाद के बढ़ने का। औद्योगिकरण और भूमि सुधार में कमी। आजादी के बाद सरकार ने भूमि सुधार यानी कि लैंड रिफॉर्म्स को तो लागू किया, लेकिन इसका लाभ अभी तक नहीं पहुंच पाया और बाद में इसके नकारात्मक नतीजे देखने को मिले। सही तरीके से सर्वे न हो पाने की वजह से खेती करने के लिए अच्छी जमीन नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से गाँव की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई। औद्योगिकरण न होने की वजह से आदिवासी लोगों को रोजगार भी नहीं मिला और यही वजह थी कि आदिवासी लोगों ने सरकार के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया।
पढ़े लिखे युवाओं का नक्सलवाद में योगदान। नक्सलवाद के आंदोलनों में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे युवाओं ने बहुत बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाकर युवा नक्सलवाद की धारणाओं को प्रमोट करते थे। ये भी एक वजह थी कि नक्सलवाद देश भर में इतना ज्यादा फैल गया। आइए अंत में जान लेते हैं कि बीते बुधवार दंतेवाड़ा में हुए हमले से पहले कितने हमले नक्सलवादियों ने किए, जिसमें देश के जवानों ने अपनी जान गंवाई। आइए जान लेते हैं कि अब तक के 13 बड़े नक्सलवादी हमलों के बारे में। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सबसे बड़ा नक्सली हमला 6 अप्रैल 2010 को हुआ, जिसमें 76 जवान शहीद हुए थे। 25 मई 2013 जिरम घाटी हमला हुआ था। इस हमले में नक्सलियों ने एक परिवर्तन यात्रा पर हमला कर दिया था, जिसमें कांग्रेस के शीर्ष नेताओं सहित 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे। एक बार फिर 11 मार्च 2014 को जीरम घाटी पर हमला हुआ था, जिसमें 14 जवान शहीद हो गए थे। 12 अप्रैल 2014 को छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सली हमला हुआ था, जिसमें 5 जवानों समेत 14 लोगों की मौत हो गई थी। अगस्त 2014 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों की गोलीबारी में सीआरपीएफ के 3 जवान घायल हुए थे। अप्रैल 2015 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुई नक्सली हमले में नक्सलियों के बिछाए बारूदी सुरंग के फटने से सुरक्षा बल के 4 जवान शहीद हो गए, जबकि 8 घायल हुए थे। मार्च 2017 में बस्तर में हुए नक्सली हमले में सीआरपीएफ की 219वीं बटालियन के जवान शहीद हो गए थे। मार्च 2017 में ही छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में लैंड माइन ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 7 जवान शहीद हो गए थे। उसी महीने 11 मार्च 2017 को नक्सलियों ने सीआरपीएफ की 219वीं बटालियन को निशाना बनाया था, जिसमें 12 जवान शहीद हो गए थे। अप्रैल 2017 को हुए नक्सली हमले में 25 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। मार्च 2020 में सुकमा में हुई नक्सली हमले में डीआरजी एसटीएफ के 17 जवान शहीद हुए थे और करीब 14 जवान घायल हुए थे। अप्रैल 2021 में छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा बॉर्डर में हुई नक्सली हमले में 22 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे, जबकि कई जवान घायल भी हुए थे। और अब यानी कि 26 अप्रैल 2023 को हुए हमले में डीआरजी के 10 जवान शहीद हो गए। इसे इस साल का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। आज हम देख सकते हैं कि आदिवासियों और साहूकारों के बीच शुरू हुए विवाद ने क्या रूप ले लिया है। देश आज नक्सलवादियों द्वारा की जा रही आंतरिक हिंसा से गुजर रहा है। सरकार समय समय पर कई तरह की योजनाएं आदिवासियों के लिए लेकर आई। नक्सलवाद से निपटने के लिए सरकार ने पहला मिलिट्री फोर्स को जमीन पर उतारा और कई योजनाओं की मदद से नक्सलवाद की विचारधारा में संलिप्त लोगों को दोबारा आम जनता में मिलाने के प्रयास किए। नक्सली हिंसा में कमी की बात करें तो 2008 में 223 जिले नक्सल प्रभावित थे, लेकिन तत्कालीन सरकार के प्रयासों से इनमें कमी आई और 2014 में ये संख्या 161 रह गई। 2017 में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या और घटकर 126 रह गई। अब सवाल है ये कि कब नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म होगा, कब हमारे जवान ऐसे भयानक हमलों से बचेंगे। सरकार को नक्सलियों पर काबू करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, आपके इस पर क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।